तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग जानते हैं कि भाग 4 जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसको हम लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। और भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक उसमें जिक्र किया गया था। और भाग 3 को हम लोग पिछले 3 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग भाग 4 को स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। तो आज की क्लास में हम लोग भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में बताया जाता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा भविष्य की सरकारों के लिए दिए गए दिशा निर्देश जिनका पालन सरकार जो है वो नीति निर्माण में करेगी। तो अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी क्या है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है या फिर सिद्धांत क्या है, तो ये बताया गया है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उनके द्वारा भविष्य में कि सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी कर दिया गया था, बता दिया गया था कि आप अगर कोई भी नीति बनाइएगा तो उस नीति को बनाने के लिए ये जो दिशा निर्देश है इनका पालन कीजिएगा। ठीक है ना, किनका? तो डीपीएसपी जो है दिशा निर्देश दिया गया, इनका पालन करना है आपको इसके अनुसार। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार वो आपका अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया है। ठीक उसी तरह जो आपका डीपीएसपी है ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ के संविधान से? तो यह भारत के संविधान में लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान में लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के जो संविधान में कहाँ से लिया गया था, वो स्पेन से। तो देखिए, सबसे पहले स्पेन जो है देश, वहाँ के संविधान में डीपीएसपी का जिक्र किया गया। उसके बाद स्पेन से लिया आयरलैंड, फिर आयरलैंड के संविधान से लिया भारत, और भारत के भी संविधान में डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। इसके बाद बताया गया है कि 1935 के अधिनियम यानी कि 1935 में जो आया था ना भारत शासन अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम में डीपीएसपी को निर्देशों का उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है। तो इसको निर्देशों का उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है डीपीएसपी को 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा देखिए, राज्य निर्देशक तत्व यानी कि जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो भारत में हम लोग बोलते हैं ना कि भारत जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में ये भारत स्थापित हो गया है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के रूप में, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में। तो लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहते हैं? तो भारत में जो डीपीएसपी है वो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है ना। तो इसके बाद ये आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करता है। तो जो डीपीएसपी है वो आपका भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करता है डीपीएसपी को 1935 के अधिनियम में क्या कहा गया था? तो निर्देशों का उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड में भी स्पेन के संविधान से लिया गया था। और डीपीएसपी कहने का अर्थ है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा भविष्य में सरकारों के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था और बोला गया था कि अगर जो है सरकार कभी भी कोई भी पॉलिसी का निर्माण करेगी तो उसमें ये दिशा निर्देश का वो क्या करेगी? पालन करेगी। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 यहाँ तक हम लोग भाग 3 के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, जो कि आपका मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 35 तक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके बाद आर्टिकल 36 से हम लोग देखेंगे, है ना। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है इसके बारे में आप हल्का सा जान लीजिए कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा आपका अनुच्छेद 12 की तरह ही है। तो समझिए, जब हम लोग मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे तो उसका जो पहला आर्टिकल था आर्टिकल 12, तो उसमें राज्य का परिभाषा दिया गया था और उस राज्य की परिभाषा में आपका न्यायपालिका नहीं आता, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट ये सभी शामिल नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट करते हैं तो डीपीएसपी का भी पहला जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 36 में भी आपका राज्य का ही परिभाषा दिया गया है। ठीक है ना, सेम। और वो ये परिभाषा वही रहेगा जो आपका अनुच्छेद 12 में था। अब देखिए, आर्टिकल 36 के बाद नया आर्टिकल आता है और वो है आपका आर्टिकल 37।
और ये आपका आर्टिकल 37 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग जब जेपीएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं, जेपीएससी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 17 मार्च को हुआ था ना, 2024 को 17 मार्च 2024 में, तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 37 से संबंधित। आर्टिकल 37 पूछा, आर्टिकल 44 भी पूछा था, आर्टिकल आपका जो है वो ये 14(6) या फिर 16(4) ऐसे समथिंग कुछ था, वो भी पूछा था। तो समझिए कि आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीपीएससी में, ठीक है ना। तो आर्टिकल 37 के बारे में बताया जाता है क्या, वो देख लीजिए कि आर्टिकल 37 में बोलता है कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय यानी कि जस्टिशियल नहीं है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार जो है किसी के पास भी नहीं है। तो हम लोग आर्टिकल 37 में बोलता है कि जो आपका डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि जस्टिशियल नहीं है। ये आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये राज्य जब अपना सक्षम होगा तो वो अपने सक्षमता के अनुसार ये राज्य धीरे धीरे डीपीएसपी का जो प्रावधान इसको पूरा करेगा, लेकिन आप इसको करने के लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है किसी भी तरह का, तो आप उसके लिए मौलिक जो है न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी 5 तरह का रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट भी आपका 6 तरह का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट कौन कौन सा जारी करता है आपको बताया गया था पिछले क्लास में, जैसे कि आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका हो गया परमादेश, आपका हो गया प्रतिषेध लेख, इसके अलावा अधिकार अभिलेख, इसके अलावा हम लोग देखते हैं उत्प्रेषण। तो ये सभी जो है 5 ठो है रिट वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसके अलावा 6 गो रिट जो है वो आपका हाई कोर्ट जारी करता है। और छठा रिट कौन है हाई कोर्ट का, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 37 पता चल गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और ये आपका जीपीएससी 2024 में यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। मेरा सेंटर दिया हुआ था 17 मार्च को दिया था इंडुमती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो कि तिबड़वाल था, तिबड़वाल इंदुमती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक ना, जो कि चतरा डीसी ऑफिस के जस्ट हल्का सा आगे में जाके था ये। तो वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे हम लोग, अच्छा लगा था। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 38 के बारे में। तो आर्टिकल 37 तो हम लोग देख लिए हैं, 36 देख लिए हैं, अब हम लोग आर्टिकल 38 देखते हैं। और आर्टिकल 38 बड़ा है। इसमें बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य जो है वो लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर की अभिवृद्धि के लिए यानी कि उसमें इनरिचमेंट करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा, तो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत न्याय के सिद्धांत इसमें निहित है। तो न्याय का सिद्धांत भी जो है वो आपका सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इन तीनों को शामिल किया गया है। तो देखिए बताया गया है आर्टिकल 38 में कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है न्याय का सिद्धांत भी शामिल होगा। और इस न्याय के सिद्धांत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये 3 तरह का न्याय आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों न्याय जो है वो आपका प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में शामिल है। अभी आपको बताया गया था कि जो आपका न्याय का जो सिद्धांत है वो प्रस्तावनाओं में भी है और वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए आर्टिकल 38 जो है इसको कई सारे क्लॉजेस में इसको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं इसको कौन कौन से क्लॉजेस में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है वो आपका आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका आर्टिकल 39 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आर्टिकल 38 के बारे में जानिएगा कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और यहाँ पे न्याय का सिद्धांत इसमें शामिल है। फिर जानते हैं न्याय का सिद्धांत प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों में शामिल है। उसके बाद आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में क्या क्या बात बताया गया वो देखिए। पहला है आपका आय, ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है आपका आय, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरा है सुविधाओं और चौथा है अवसरों। तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में बताया गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा।
कि हमारे देखिए लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। तो सामाजिक व्यवस्था में आय का इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, प्रतिष्ठा का है, सुविधाओं का है, अवसरों का है। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहेगा कि इन सभी का हम लोग क्या करें, ये इन सभी के कारण जो लोगों के बीच में असमानता जो फैली है, इन असमानता को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखिए जैसा कि आर्टिकल 38 में बताया गया था कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है वो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में बोला गया है कि जो समाज में जो असमानता फैला हुआ है आय के आधार पे, प्रतिष्ठा के आधार पे, सुविधाओं के आधार पे, अवसरों के आधार पे, तो इन सभी जो असमानता है इसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? तो वो गवर्नमेंट करेगा। जिसके लिए राज्य ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया है, यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है 1948 में। इसके अलावा प्रसूति सुविधा अधिनियम भी बनाया 1961 में। तो इन असमानताओं को कम करने के लिए, असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं, अधिनियम यानी कि एक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि 1948 में आपका मिनिमम वेज अधिनियम बनाया था। इसके अलावा 1961 में जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी कि प्रसूति सुविधा अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग आर्टिकल 38 में हम लोग जो है वो यहीं तक हम लोग आर्टिकल 38 में रखते हैं इसको। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट कि आर्टिकल 38 में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और जिसमें वो न्याय का सिद्धांत को भी शामिल करेगा, जिसके तहत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय मिल सके। और न्याय का कॉन्सेप्ट, न्याय सिद्धांत का कॉन्सेप्ट प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों में है, ठीक है ना। और ये आपका ये था। और उसके बाद आर्टिकल 38(2) में हम लोग जाने कि जो है वो असमानताओं को कम करेगा जो समाज में फैला हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 39 की बात करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 39। ये देखिए आर्टिकल 39 के बारे में बोला गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कहने का अर्थ क्या है? देखिए आर्टिकल 39 में समझिएगा कि इसमें आर्थिक न्याय जो है वो प्राप्त करने का सिद्धांत का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 39 में आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और आर्थिक न्याय जो है वो आपका आर्टिकल 39 में कहा गया है। अभी हम लोग आर्टिकल 38 में देखे हैं, आर्टिकल 38 में देखे हैं कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, जो है क्या बोलते हैं उसको, न्याय का जो सिद्धांत है उसको लागू करेगा। तो वहाँ पे न्याय का सिद्धांत था, लेकिन आर्टिकल 39 में जो है वो इसमें जो है राज्य जो है वो आर्थिक न्याय प्राप्त करने का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा लोगों को। तो उसमें आपका था न्याय का सिद्धांत लागू किया गया था 38 में, और 39 में आर्थिक न्याय का जो है इसको सिद्धांत बतलाया गया, आर्थिक न्याय का सिद्धांत। आर्टिकल 39 को भी देखिए कई सारे क्लॉजेस में इसको बांटा गया है। आपका आर्टिकल 39 का फिर खा गा, यानी कि इसको आर्टिकल 39 क्लॉज ए बी सी डी ई ऐसे करके एफ तक इसको बांटा गया, टोटल 5-6 गो में, है ना। 5 गो में बांटा गया है, ए बी सी डी ई तक, ऐसे याद करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आर्टिकल क्लॉज देखते हैं, हम लोग आर्टिकल 39 क्लॉज ए के बारे में, यानी कि आर्टिकल 39 का के बारे में। तो यहाँ बोला गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो क्या बोला है कि आपका जो आर्टिकल 39 का जो है, यानी कि ए जो है, यहाँ बोला है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इसको सभी तरह का जितना काम पुरुष कर सकता है उस तरह का काम जो है स्त्रियों का भी जो है वो अपना आजीविका चलाने के लिए जो है वो किसी भी तरह का आजीविका का जो है के पर्याप्त जो साधन होने चाहिए वो पुरुषों को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना महिलाओं को मिलेगा। तो ऐसा बराबर किया गया है। तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए में बोला गया है पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए, यानी कि इनको काम मिलना चाहिए, आजीविका के पर्याप्त अलग अलग तरह के साधन मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 39 क्लॉज बी के बारे में। क्लॉज बी में बोला गया है कि समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होगा। कि समाज में जो भी भैया भौतिक संसाधन है, तो भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है यानी कि ऑनरशिप है, तो इसके ऑनरशिप का क्या होगा, उचित वितरण होगा, यानी कि सबको ये बटेगा ऑनरशिप, ये संसाधन जो है वो सबको बटेगा, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। तो आर्टिकल 39 क्लॉज बी बोलता है कि समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होगा।
इसको और बेहतर तरीके से समझिए, जो कि लुसेंट बुक में दिया हुआ था कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, और इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। कहने का अर्थ है कि यहीं पे आपका नेशनलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आया था, राष्ट्रीयकरण का भी कॉन्सेप्ट आया था, और इसमें बताया गया कि राज्य जो है वो उत्पादन के साधन जो होते हैं 4, उन साधनों का जो है वो अधिग्रहण कर सकता है या फिर राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और ये क्यों करेगा, तो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व ना हो इसके लिए, और ये इसको मतलब पूर्ति करने के लिए कि स्वामित्व को उचित वेतन हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। तो ये आपका आर्टिकल 39 क्लॉज बी कहता है कि समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होना चाहिए। ये पूरी तरीके से आपका आर्टिकल 39 किसका बात कर रहा है, तो आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। किसका, तो आर्थिक न्याय का बात कर रहा है, आर्थिक न्याय का। अब देखिए ठीक इसी तरह आर्टिकल 39 सी भी है, जैसे बी था ठीक उसी तरह सी भी है। सी में बोला गया है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होना चाहिए। कि अर्थव्यवस्था में यानी कि हमारे इकोनॉमी में, जैसे अर्थव्यवस्था अधूरा है, इसके आगे कुछ भी लगाना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो धन तथा उत्पादन का जो साधना है, उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होना चाहिए। कि धन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, उत्पादन कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, वितरण कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। तो अर्थव्यवस्था में सभी लोगों का अगर भागीदारी होगा तो वो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैलेगा, बढ़ेगा, फले फूलेगा। वरना अगर किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर वो सीमित रह जाएगा तो उसका केंद्रीकरण हो जाएगा, फिर वो अगर एक ही व्यक्ति का ऑनरशिप रहेगा या फिर मोनोपोली रहेगा, एक अधिकार रहेगा, तो वो आपका बहुत ही दिक्कत की बात है। तो आर्टिकल 39 क्लॉज सी में बोला गया है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होना चाहिए। यानी कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। इसके और भी डिटेल्स देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण तथा केंद्रण ना हो। यानी कि धन का समान वितरण होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में धन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात बताया गया 39 सी में। अब देखिए आर्टिकल 39 डी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 डी, आर्टिकल 39 डी में बोला गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। कि अगर पुरुष भी 8 घंटे काम कर रहे तो उनको 350 रुपये मिल रहा है, और महिला अगर 8 घंटे काम कर रही तो उसको 250 रुपये मिल रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों भैया, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 39 क्लॉज डी कहता है। ठीक ना, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये आपका आर्टिकल 39 डी कहेगा, यानी कि 39 घ कहता है। तो का ख ग घ अंग चा में डिवाइड है, ए बी सी डी और ई में ये डिवाइड है। ठीक ना, ई के बाद एफ में भी डिवाइड है, मतलब 6 गो में ये डिवाइड है, याद रखिएगा 6 गो में, टोटल 6 गो में। अब देखिए आर्टिकल 39 क्लॉज ई के बारे में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है वो देख लीजिए आप। आर्टिकल 39 क्लॉज ई के बारे में यहाँ बोला है कि पुरुषों व स्त्रियों, श्रमिकों तथा बच्चों की मजदूरी में मतलब बच्चों को मजबूरी में प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। कहने का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। आर्टिकल 39 डी में देखिए कि मेल और फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, जबकि 39 ई में बोला गया है कि पुरुष स्त्री, इसमें लेबर यानी कि श्रमिक को, और इसमें चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को भी मजबूरी में काम करना नहीं जाना है। इसके लिए राज्य कदम उठाएगा, तो वो ऐसा रोज़गार देगा या कुछ ऐसा व्यवस्था कर देगा कि उनको बच्चों को मजबूरी में काम करना नहीं पड़े। मजबूरी में प्रतिकूल, अनुकूल वातावरण हो तो ठीक है भैया, लेकिन अगर प्रतिकूल यानी कि अपोजिट वातावरण हो, वातावरण कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि 8 घंटा किसी भी हम लोग देखते हैं कि 8 घंटा काम करना है, लेकिन उसको प्रतिकूल यानी कि उसको मजबूरी में 9 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा के लिए या फिर कुछ और काम के लिए। तो ऐसे प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है पुरुषों, स्त्रियों, महिलाओं को, और फिर हम लोग देखते हैं श्रमिकों को भी, लेबर, बच्चों को भी। ये आपका 39 ई कहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 39 एफ, और आर्टिकल 39 एफ क्या कहता है वो देख लीजिए। इसमें बोलता है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना है और इनको कुपोषण से भी बचाना है। तो 39 एफ बोलता है
39 बोलता है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ इसको डेवलप होने का जो है अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम के साथ, गरिमा के साथ, इंटीग्रिटी के साथ इसको डेवलप करने का यानी विकास करने का अवसर इन लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ इन बच्चों को आप कुपोषण से भी बचाइएगा। इसलिए ना सरकार जो है मिड डे मील का भी योजना जो है वो लागू करता है सरकारी स्कूल में, ताकि बच्चों को पोषण भी मिले, अच्छा भोजन भी मिले पोषण युक्त, और साथ ही साथ उन लोग को शिक्षा भी मिले, है ना। तो ये था आपका आर्टिकल मतलब 39F, ठीक ना। 39F भी ये था आपका, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसको A B C D E और F में यानी कि टोटल 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं ना। तो ये भी होना चाहिए। अगर हम लोग देखें इसमें कि पुरुष, आर्टिकल 39E कि पुरुषों, स्त्रियों, श्रमिकों और बच्चों को मजबूरी में प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है। इसको और डिटेल से बताया जाता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश ना होकर नागरिकों को ऐसे काम में या फिर ऐसे रोजगार में लगना पड़ जाए कि जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल हो। कहने का अर्थ आप देखते होंगे ना, कभी कभी ना छोटे छोटे बच्चे भी जो है 12 साल 15 साल के बच्चे भी 10-10 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं। ये इनके आयु का, इनके शक्ति के प्रतिकूल है क्या? नहीं है ना, मतलब ये अनुकूल नहीं है ना, प्रतिकूल है। तो इसलिए मजबूरी में इनको अगर कहीं ऐसा जो है जाना ना पड़े, विवश होकर, आर्थिक रूप से, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को, जिसमें पुरुष, महिला, श्रमिक और बच्चों को शामिल करते हैं, उसको ऐसे रोजगार में जाना ना पड़े जहाँ पे उनकी आयु या फिर शक्ति के अनुकूल जो है वो रोजगार ना हो। तो ये सब देखना पड़ेगा सरकार को, यानी कि राज्य का ये सब जिम्मेदारी है। 39F भी आप देख लिए थे। आप हो सके तो इन सभी का एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। तो शॉर्ट नोट से ना क्या होगा ना कि आपको कीवर्ड पता रहेगा ना, तो आप इसको एलिब्रेट कर लेंगे, ठीक ना। तो शॉर्ट नोट्स भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग आर्टिकल 39 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें आर्टिकल 39 के बारे में कुछ कुछ फैक्ट दिया वो आप थोड़ा सा देख लीजिए और थोड़ा सा। जैसे आर्टिकल 39A की बात करते हैं हम लोग, तो ABCD करके बात किया गया था ना। तो आर्टिकल 39A को, इसको ना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत निःशुल्क, इसके बाद देखिए 39A में जो है 39A की बात की जा रही है। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का इसमें प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत 1987 में नालसा, सालसा और डालसा, नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सालसा यानी कि स्टेट की बात की जा रही है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और डालसा यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन तीनों की स्थापना की गई थी। और इसको 9 नवंबर 1995 से इसको लागू किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 39A जो है, कि अनुच्छेद 39A जो है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और नहीं, 39A है या फिर जो है ये कि आपका 39F जो है यही वाला है क्या? शायद इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को थोड़ा सा, ये F वाला ही है कि कन्फ्यूजन हो रहा है। लूसेंट बुक में दिया हुआ है कि खंड चा यानी कि जो F वाला है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये इसमें बताया गया बस। तो बताया गया कि अनुच्छेद F को, मतलब अनुच्छेद 39 क्लॉज F को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अभी किसको जोड़ा गया, आप इसको हल्का सा कन्फ्यूजन है मेरे को, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमको नहीं मिला इसलिए अभी बता पाने में हम सक्षम नहीं हैं। तो यानी ये याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो आपका 39F को जोड़ा गया। और इसमें केवल इतना याद रखेंगे 39 जो है संविधान, आर्टिकल 39 जो है इसमें 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और 39 में कुछ प्रावधान जोड़ा गया था, कुछ क्लॉजेस को जोड़ा गया था, और उसमें जो है निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 1987 में नालसा, सालसा और डालसा का स्थापना किया गया था, और जिसको 9 नवंबर 1995 में लागू कर दिया गया था। तो ये था आपका आर्टिकल 39 का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है वो आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 40 कहता है कि क्या कहता है वो देख लीजिए। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, परंतु इसको संवैधानिक दर्जा वो जो है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दिया गया था।
तो आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतों का तो प्रावधान किया गया है, उसका गठन की बात की गई है। तो लेकिन इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में ही। और ये गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से ये कनेक्ट है, गांधी जी का, है ना। अब नोट में बताया जाता है कि यह अनुच्छेद जो है यानी कि अनुच्छेद 40 वो गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। तो ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है इसको ये प्रतिबिंबित करती है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 40। अब देखिए आर्टिकल 41 क्या कहता है। तो आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार होना चाहिए आपको। तो कुछ कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे क्या है वो देखिए, राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम, शिक्षा और सहायता प्रदान करेगा, जिसमें बेकारी यानी कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता यानी कि दिव्यांग की स्थिति में कुछ काम करेगा। तो राज्य जो है वो अपना सामर्थ्य के अनुसार और अपना विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम, शिक्षा और सहायता ये प्रदान करेगा लोगों को। तो बताया गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है नागरिकों को, यानी कि राज्य इन लोगों को प्रोवाइड करवाएगा काम के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और सहायता देगा इन लोगों को। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 15 अगस्त 1995 ईस्वी से ही प्रभाव में आया था आपका राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम। 15 अगस्त 1995 में ही आया था राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों को ये पूर्ति करता है, यानी कि ये हेल्प करता था नागरिकों को। इसका उद्देश्य था कि जो गरीब जो लोग हैं, इसका उद्देश्य था कि गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। और वर्तमान समय में इसकी जो है 5 योजनाएं जो है वो चल रही है। तो अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 41 के तहत जो है वो आपका राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त को ही। और इसका उद्देश्य था कि वो गरीबों का जो सामाजिक सहायता वो कर सके, जिसके तहत इसमें 5 तरह की योजना भी शामिल है। एक आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। तो ये 5 गो योजना है, ये सभी योजना गरीबों के लिए सरकार चला रहा है। कौन कौन बताए? इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, फिर है विधवा पेंशन योजना, फिर राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, फिर आपका अन्नपूर्णा योजना और आपका है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ये 5 चला रहा है इसके अंतर्गत ही आर्टिकल 41 के अंतर्गत, जो एक आपका 1995 में आपका आया था ना, 15/1995 में प्रभाव में आया था क्या? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम। उसी कार्यक्रम के तहत ये 5 चल रहा है अभी भी। तो ये आपका आर्टिकल 41 था। अब देखिए आर्टिकल 42 क्या कहता है वो देख लीजिए। आर्टिकल 42 कहता है कि आर्टिकल 42 बहुत पेचीदा है। वो कहता है कि राज्य का काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध करेगा। तो राज्य जो है वो काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। बोलेगा कि आप काम करवाइए लेकिन न्याय संगत होना चाहिए और वो मानवोचित होना चाहिए। मानव जो काम कर सकता है वैसे ही काम करवाना है, ये नहीं कि मशीन जैसा उसको खटाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। प्रसूति सहायता, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आप सहायता दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाइएगा। मैटरनिटी लीव देना बहुत ज़रूरी है। अभी तो वर्तमान में पीरियड लीव का भी कॉन्सेप्ट आया है, ठीक ना। तो इन सभी को आप जानिए। तो ये आपका आर्टिकल 42 में बोला गया है कि राज्य जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो है वो थोड़ा सा आपका हल्का सा पेचीदा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा है। आर्टिकल 43 में क्या कहता है वो देख लीजिए। आर्टिकल 43 में बोलता है कि कर्मकारों यानी कि लेबर के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। आर्टिकल 43 में बोला है कि जो आपके जो लेबर है यानी कि जो काम करने वाले हैं कर्मकार, तो कर्मकारों को जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था ना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उस अधिनियम के तहत जीवन स्तर का उसका ख्याल रखना है, लाइफ स्टैंडर्ड का ख्याल रखना है। इसके साथ ही साथ उसको छुट्टी भी मिलना चाहिए, ये नहीं काम करवाई जा रही है, सब नहीं। तो लेबर के लिए जो कर्मकार है उन लोगों के लिए जो है मिनिमम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत
एक बेहतर जीवन का भी व्यवस्था करना चाहिए और साथ ही साथ अवकाश का भी उसमें व्यवस्था करना चाहिए। और इसके अलावा कुटीर उद्योगों जो है आपका कॉटेज इंडस्ट्री, इन लोगों को भी प्रोत्साहित करना है, ये आपका आर्टिकल 43 कहता है। ठीक ना। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अधिनियम के तहत जो है वो कुटीर उद्योग का भी प्रोत्साहन करना है, साथ ही साथ इन लोगों के लिए अवकाश का भी व्यवस्था करना है लेबर के लिए। किसके तहत? तो मिनिमम वेज अधिनियम 1948 के तहत। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल 43 को एक और क्लोज में बांटा गया, आर्टिकल 43 क्लोज ए। तो आर्टिकल 43 क्लोज ए ये बांटा गया है और इसमें बोला है कि राज्य जो है उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो भाग लेना सुनिश्चित करेगा। तो आर्टिकल 43 क्लोज ए बोलता है, जैसे आर्टिकल 39 के तहत और आर्टिकल 39 में 42वां संविधान संशोधन के तहत कोई क्लॉज जोड़ा गया था, वो क्लॉज एफ था या तो ए था, उसमें कन्फ्यूजन है। तो आर्टिकल 39 में याद रखिएगा, आर्टिकल 39 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो कुछ प्रावधान किया गया था, कुछ क्लॉज को जोड़ा गया था। ठीक उसी तरह आर्टिकल 43 में भी एक क्लॉज जोड़ा गया था, आर्टिकल 43 ए को। ठीक है ना। तो आर्टिकल 43 ए और 43 और 39 में 42वां संविधान संशोधन के तहत कुछ जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 43 ए में बोला गया है कि राज्य जो है वो उद्योग में यानी कि इंडस्ट्री में जो आपका वहाँ पे उपकरण लगा हुआ है, जो आपका टूल्स लगा हुआ है, जो आपका क्या बोलते हैं मशीन वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे, और साथ साथ जो संगठन का जो प्रबंधन होगा यानी कि डायरेक्टर का पद, ई सब का पद, इन सभी में कर्मकारों यानी कि लेबर का भी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ये नहीं कि आप केवल जो है मशीन लगा दी है, लेबर का भागीदारी उसमें कुछ है ये नहीं। तो ये सभी दिखेगा कौन? राज्य। तो ये आपका 43 ए के तहत ये सभी आ गया है। ठीक ना। इसके अलावा 43 बी को भी देख लीजिए। 43 ए को जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत, जबकि 43 बी को जो है उसको जोड़ा गया है आपका 97वां नंबर का जो संविधान संशोधन है इसके तहत। तो 97वां नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, इसके तहत जो है वो 43 बी को जोड़ा गया था। 43 ए को किस में जोड़ा गया? तो 43 ए को 42वां संविधान संशोधन और 43 बी को 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। और 43 बी में ही जो है वो आपका सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका भी प्रावधान करता है। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। याद हो गया। तो 43 ए में क्या बोला है कि जो राज्य जो होगा, राज्य में मतलब राज्य जो होगा वो उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो है भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में। और 43 बी में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है और इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। अगर हम लोग 97 नंबर का संविधान संशोधन देखें तो इसमें टोटल 3 काम होता है। क्या क्या काम होता है वो देख लीजिए। पहला 97वें नंबर का संविधान संशोधन के तहत 43 बी को जोड़ा जाता है यानी कि सहकारी समिति वाला 43 बी को, जबकि 43 ए को हम लोग जानते हैं कि वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका लागू होता है। इसके बाद 97 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2011 में होता है, इसके तहत आपका आर्टिकल 19C जो कि फंडामेंटल राइट्स में है। तो 19 क्लॉज ए क्लॉज सी क्या था आपको बताया गया था पिछले क्लास में। जैसे हम लोग 19 क्लॉज ए की बात करते हैं बोलने की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्लॉज बी की जो बात बोलते हैं तो शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C जो है वो आपका है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी ये है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये 97 नंबर के संविधान संशोधन में दिया। 43 बी में सहकारी समिति बनाने का ये अधिकार दिया। उसके बाद जो है भाग 9 बी में आपका आर्टिकल जोड़ा 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। इसमें आपको पंचायत का जो है इसमें आपका प्रावधान किया गया था 97 नंबर के संविधान संशोधन में। याद कीजिएगा भाग के बारे में हम लोग जब देखते हैं संविधान में, तो संविधान में कई सारे भाग हैं। तो अगर हम लोग देखें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है, भाग 9A में आपका नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और भाग 9B क्या है तो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। तो 43 बी में भी सहकारी समिति के बारे में है और भाग 9B में भी सहकारी समिति के बारे में है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में नगर पालिका है, भाग 9 यानी कि बी में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। और जो कि आपका आर्टिकल 243 ZH से लेकर आर्टिकल 243 ZT तक ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 97 मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा 97 नंबर के संविधान संशोधन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल 43 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 44 के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है।
आर्टिकल 44 में बोला गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का जो है वो प्रयास करेगा राज्य। ये आपका जीपीएससी 2024 में पूछा था। आर्टिकल 44 कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का जो है प्रयास करेगा राज्य। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो बेगम 2017 के बाद में 3 तलाक को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो नागरिकों के लिए एक समान जो है वो मतलब कि एक समान सिविल संहिता लागू करने का यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 44 में। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सायरा बानो बेगम जो केस था 2017 का, इस केस में जो है इस वाद में 3 तलाक को असंवैधानिक यानी कि इलीगल बताया है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो हम सभी को पता है वो आपका राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है ना, याद होगी आपको। तो ये था आपका आर्टिकल 44। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 क्या कहता है वो देख लीजिए। राज्य जो है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A में किया गया है। वहाँ पे अनिवार्य शिक्षा देना है आपको, ठीक है ना, अनिवार्य शिक्षा देना है। तो क्या बोला गया वहाँ पे जो है वो आपको बोला गया था कि आपको जो है आर्टिकल उसके तहत जो है वो, रुकिए ज़रा सा, आर्टिकल 21 का के द्वारा बोला गया था कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों आयु के जो समस्त बच्चों को जो है वो क्या देगा, तो आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ठीक उसी तरह आर्टिकल 45 में जो है वो 0 से 6 साल के बच्चा, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपका आर्टिकल 21 क्लॉज ए, ये आ गया। 21 क्लॉज ए वाला भी हम लोग समझ गए हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 45 में बोला है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल होनी चाहिए और यहाँ पे आपको वहाँ पे भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए यानी कि आंगनबाड़ी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट आ गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क मतलब कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत आपका जो है वो आपका आया सरकारी स्कूल, इसके तहत आया आंगनबाड़ी और इसके तहत आया सरकारी स्कूल। समझिए, सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 45, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि आर्टिकल 45 बोलता है कि जो राज्य है वो आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और आपका जो है दुर्बल वर्ग, तो दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और जो अर्थ है यानी कि धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। तो आर्टिकल 46 में बोलता है कि जो राज्य है वो SC ST और जो दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं इनके लिए वो क्या करेगा, शिक्षा और अर्थ यानी कि धर्म संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। यानी कि SC ST और दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा में छूट देगा। और इसको बोला गया कि 103 नंबर के संविधान संशोधन में आरक्षण इसके तहत प्रदान किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि 103 नंबर संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आरक्षण का जो जिक्र किया गया था उसके तहत इन लोगों को जो है वो आरक्षण दिया जाता है। तो SC ST और जो आपका दुर्बल वर्ग के लोग हैं इनको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, शिक्षण संस्थानों में। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि राज्य लोगों के पोषण आहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। यानी कि लोगों का जो जीवन स्तर इसको सुधारने का, पोषाहार सुधारने का और उन लोगों का स्वास्थ्य सुधारने का ये उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। साथ ही साथ जो है मादक पदार्थ यानी कि दारू, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, इन सभी के ऊपर वो प्रतिषेध करेगा। औषधियों के मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक नहीं है। यानी कि औषधियों में जो है मादक पदार्थ यानी कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक दवा है टॉरिक्स, तो टॉरिक्स में भी आपका ना कैफीन उफीन या कुछ ऐसा चीज़ मिलाया जाता है कि जिससे आपको नशा वगैरह लगता है हल्का फुल्का। तो दवा में जो है, औषधियों में जो है वो आपका मादक पदार्थों का यूज में रोक नहीं करेगा क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन ऐसे मादक पदार्थ पे जो है रोक टक करेगा। यानी कि राज्य जो है लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। ये राज्य का क्या कर्तव्य है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो है वो शराबबंदी हुआ था, वो आपका आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही आता है शराबबंदी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 47 हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 48 और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 और ये क्या कहता है वो देख लीजिए। इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। कृषि और पशुपालन का चर्चा आर्टिकल 48 में कहा गया है।
इसमें बोला गया है कि राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। तो राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन जो है इन दोनों में, राज्य जो है वो कृषि में भी और पशुपालन में भी आधुनिक यानी कि मॉडर्न वैज्ञानिक जो तकनीक है, आधुनिक वैज्ञानिक जो प्रणाली है इसका यूज करेगा। इसके अलावा गाय जो है, गाय हो गया, बछड़ा हो गया, यानी जो भी दुधारू पशु है इसके नस्लों का वो परिरक्षण करेगा, यानी कि इसको रोकेगा, परिरक्षण इसको प्रिजर्व करेगा, बचाएगा। साथ ही साथ जो गौवध है इसको भी जो है वो प्रतिषेध करेगा, यानी इसके ऊपर भी रोक लगाया गया है। तो कृषि और पशुपालन के बारे में जो चर्चा वो आपका आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 48 क्लॉज 1 भी है, आर्टिकल 48 क्लॉज ए भी है, जिसको आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत कुछ जोड़ा गया है। आपका आर्टिकल 39 इसमें क्लॉज एफ को भी शायद इसी में जोड़ा गया है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 43 ए को भी इसी में जोड़ा गया है, और 43 बी को हम लोग बात करते हैं तो वो आपका 97 संविधान संशोधन 2011 में ऐड होता है। तो आर्टिकल 48 क्लॉज ए को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। और आर्टिकल 48 क्लॉज ए में पर्यावरण के संरक्षण और इसके संवर्धन की तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा की भी प्रयास करेगा राज्य। तो आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का जिक्र किया गया है, जबकि आर्टिकल 48 क्लॉज ए में जो है वहाँ पे आपका पर्यावरण का भी बात कहा गया, पर्यावरण का भी उनको भी संरक्षण करने का, उनको प्रिजर्व करने का, और साथ ही साथ जो है वन्य जीव जंतुओं का भी और वन का भी संरक्षण करने का प्रयास करेगा कौन, तो वो करेगा आपका राज्य। तो ये आपका 48 ए भी है। तो पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन होगा, और वन्य जो जीव जंतु हैं इनके भी संरक्षण करना है, तो ये भी आपको प्रयास करेगा। राज्य को हम लोग जानते हैं कि आपका 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बना था 1972 में। 48 ए को जोड़ा गया था 1976 में, और इससे पहले ही 1972 में ही आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बाद में राष्ट्रीय वन नीति आता है 1988 में। तो राष्ट्रीय वन नीति आता है 1988 में, ये वाला भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति। इसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आएगा, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आएगा। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आएगा। तो ये हो गया आपका 48 और 48 ए का कहानी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका 48 के बाद आर्टिकल 49। तो 48 के बाद 49 का बात देखिए, आर्टिकल 49 में बोला गया है कि राज्य जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है, स्थान है और जो भी वस्तु है उसको वो प्रिजर्व करेगा, संरक्षण करेगा, कंजर्वेशन करेगा। और इन वस्तुओं की जो है अवैध खरीदारी पे और इन वस्तुओं का निर्यात पे सभी तरह का रोक है, ठीक है ना। राष्ट्रीय धरोहर के जो भी स्थल है, हेरिटेज साइट, इन सभी के ऊपर वो खरीद बिक्री पे भी रोक लगाएगा, और इनका वो राज्य जो है वो संरक्षण भी करेगा। अब देखिए आर्टिकल 50 क्या कहता है वो देख लीजिए आप। तो आर्टिकल 50 में बोला गया है कि राज्य जो है वो लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करने का कदम उठाएगा। तो आर्टिकल 50 में जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सेपरेट माना गया है। तो राज्य जो है वो बोला है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगा, आर्टिकल 50 के तहत। तो राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने का कदम उठाएगा, ये राज्य करेगा, ठीक है ना, अपने आवश्यकता के अनुसार। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा राज्य, और ये आर्टिकल 50 में है। इसके अलावा देखिए वर्तमान में डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस कलेक्टर एक ही पद है। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है न्याय वाला काम, और कलेक्टर का काम है आपका राजस्व यानी कि रेवेन्यू संबंधी। तो ये एक तरह से आपका ये कार्यपालिका, एक तरह से आपका ये न्यायपालिका है। तो दोनों को देखिएगा तो अभी डीएम का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कलेक्टर दोनों एक ही पद है वर्तमान समय में। डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब थोड़ा डीएम का और कलेक्टर दोनों का काम भी एक ही है, दोनों का पद भी एक ही है वर्तमान समय में, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 50 तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। इसके बाद देखिए आर्टिकल 51 में बोला गया कि भारतीय विदेश नीति का आधार है। तो ये भारतीय विदेश नीति का आधार है, यानी कि आपका इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है, जहाँ पे आर्टिकल 51 में आता है इंटरनेशनल पॉलिसी। तो इसमें बोला गया है कि राज्य जो है वो विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो राज्य जो है वो विभिन्न राष्ट्रों यानी दूसरे देशों के मध्य में सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि,
संधि बाध्यताओं के प्रति आदर तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटने का प्रयास करेगा। यानी सरकार जो है वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, संधि है, बाध्यताओं हैं, इन सभी के प्रति वो आदर और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद होगा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, इनको ये मध्यस्थता से यानी कि आराम से जो इसको हौले हौले इसको सुलझाने का प्रयास करेगा, ना कि इसमें आग लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 51 में भारतीय विदेश नीति का ये आधार है। तो यहाँ पे भारतीय विदेश नीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिएगा तो आर्टिकल 51 के बाद आपका आता है आर्टिकल 350। और 350 जो है वो आपका उसमें है कि 350 नहीं, 350 का है और 350A यानी कि का है। और इसमें बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना है। यानी जैसे कि कोई बच्चा प्राथमिक स्तर में आंगनबाड़ी में गया है तो आंगनबाड़ी में उसको जो शिक्षा मिलेगा वो उसका अपना मातृभाषा में मिलेगा। जैसे हम लोग का मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग का हिंदी में ही शिक्षा मिलेगा। ये नहीं कि अंग्रेजी दे दिए, ये नहीं कि कुछ और दे दिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद 350 के बाद 350A के बाद आप 351 भी याद रख लीजिए। 351 क्या कहता है वो देख लीजिए कि इसमें हिंदी को प्रोत्साहन देना है। तो 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। 350A में मातृभाषा में शिक्षा देना है, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। आगे देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि DPSP है, इसके बारे में बोलता है ये आपका जो है KT शाह एक व्यक्ति हैं। तो KT शाह का कथन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये KT शाह बोलते हैं। ये ऐसा चेक है कि आप इसको भंजाने के लिए बैंक में जाइएगा, लेकिन बैंक अपनी सुविधा के अनुसार आपको पैसा देगा। उसके बाद पैसा रहेगा तब वो आपको पैसा देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। उसी तरह का ये एक तरह से चेक है ये। ठीक है ना, ये KT शाह का कथन है DPSP के बारे में। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। तो आपका जो है जितना भी DPSP में जितना भी आर्टिकल था, आर्टिकल आप समझ गए होंगे। आर्टिकल में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का हम लोग वर्गीकरण देखते हैं DPSP का। तो इसका वर्गीकरण हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक है आपका गांधीवादी तत्व, एक है समाजवादी तत्व, एक है आपका उदारवादी तत्व। तो गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व कौन कौन है देख लीजिए। आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ये गांधीवादी तत्व है। आर्टिकल 39, 39A, आर्टिकल 38, 41, 42, 43, 43A और 47 ये सभी समाजवादी तत्व हैं। जबकि अगर उदारवादी तत्व की बात करें तो 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 ये सभी उदारवादी तत्व हैं। तो DPSP में 3 तरह का तत्व देखने को मिलता है। एक आपका गांधीवादी तत्व, दूसरा है समाजवादी तत्व और तीसरा है उदारवादी तत्व। इसमें कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कौन कौन किस में आते हैं, बस यहाँ तक याद कर लीजिएगा, आपका जो है वो काम चल जाएगा। ठीक है, आप देखिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मौलिक अधिकार और जो आपका DPSP है इन दोनों में क्या अंतर है। अगर कुछ अंतर है तो उसको हम लोग अंतर को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार और जो आपका DPSP इन दोनों में अंतर देखते हैं हम लोग। तो अंतर के बारे में देखिए आप, इसे बताया जाता है कि अगर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखें तो इसकी प्रकृति जो है वो नकारात्मक यानी कि ये नेगेटिव है, जबकि DPSP की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। राज्य को कार्य करने के लिए रोकता है। जो मौलिक अधिकार है ये राज्य को काम करने से रोकता है, जबकि DPSP जो है वो राज्य को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप ऐसा काम कीजिए। और फंडामेंटल राइट्स बोलता है कि राज्य को ये आप काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो नागरिक अपना अधिकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसकी प्रकृति जो है वो वाद योग्य है। वाद योग्य कहने का अर्थ है आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। इसकी प्रकृति अवाद योग्य यानी कि इसकी जो है आप इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपका USA से लिया गया है, जबकि हम लोग DPSP की बात करें तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड में स्पेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कौन बड़ा है। तो मौलिक अधिकार आपका अपने जगह पे बड़ा है, नीति निर्देशक सिद्धांत अपना अपने जगह पे बड़ा है। आगे देखिए आर्टिकल 39, देखिए आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। 39B और C में बताया गया था ना। आर्टिकल 39 में बोले गया था ना कि आर्टिकल 39 जो है वो आपका आर्थिक न्याय का जो है सिद्धांत इसको उल्लेख करता है। और C में क्या बोले हैं, B में क्या बोले वो याद रखना चाहिए। तो आर्टिकल 39A में बोला है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और B में बोला है कि जो है मतलब कि जो है राज्य जो है उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और यहाँ पे बोला है कि 39B में बोला है कि राज्य जो है वो मतलब कि संसाधनों का वितरण इस तरह से करेगा कि किसी का भी स्वामित्व नहीं होगा, ऑनरशिप नहीं होगा।
और 39C में बोला है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण में हित में केंद्रण नहीं होगा, यानी कि धन का समान वितरण होगा। तो आर्टिकल 39B और 39C ये दोनों थोड़ा सा विवाद क्रिएट करता है, और वो जो आपका मूल अधिकार 14 और 19 का आपका उल्लंघन करता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ये, और आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये चारों जो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन को भी हम लोग देखते हैं इसमें। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट आता है 1980 के मिनिमम मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा है और बताया है कि एक सिक्के का दो पहलू है। तो हम लोग जानते हैं एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड भी होता है तो टेल भी होता है, कहीं सही भी है तो कहीं गलत भी है। तो एक केस आता है 1980 ईस्वी में ही, मिनिमम मिल्स का ही केस। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मौलिक अधिकार और जो आपका DPSP है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो एक दूसरे के मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू बताता है मिनिमम मिल्स केस में। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि ग्रीनविल ऑस्टिन जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आत्मा कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहे, उसी तरह ग्रीनविल ऑस्टिन जो है वो DPSP को संविधान का आत्मा कहे। प्रोफेसर KP शाह जो है वो, KP शाह या फिर KT शाह जो है वो DPSP को एक ऐसा चेक कहा कि जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के आधार पर करेगा। उसके बाद TT कृष्णामाचारी जो है वो बोलते हैं कि संविधान निर्माताओं का इच्छाओं का ये कूड़ादान कहा है, कि जो संविधान निर्माता जो है इनका जो इच्छा है, इनके इच्छाओं का ये कूड़ादान है DPSP। तो ये कटाक्ष भी करते हैं TT कृष्णामाचारी। तो इन सभी पॉइंट के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक ना। तो ये जो है हम लोग DPSP को कंप्लीट कर लिए आज की क्लास में। अब हम लोग जो है भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो इस टॉपिक को यानी कि हम लोग मौलिक कर्तव्य को, और एक हम लोग टॉपिक पीछे छोड़े हैं, वो है आपका संविधान के स्रोत वाला टॉपिक हम लोग को कंप्लीट करना है। तो कभी ऐसा होगा तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य और आपका संविधान का स्रोत, इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही साथ जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग भारत का संवैधानिक विकास ये कंप्लीट हो गया है। भारतीय संविधान एवं जो भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां हो गया है, बड़ी समितियां 8 गो, छोटी समितियां 13 गो, ये हम लोग समझ गए हैं। संविधान का स्रोत अभी आपका बचा हुआ है। संविधान का भाग हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद संविधान का अनुसूचियाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। संविधान का वरीयता क्रम भी देख लिए हैं। संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो नागरिकता यानी कि भाग जो है भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ लिया आर्टिकल 1 से 4 तक। इसके अलावा भाग 2 जो है नागरिकता 5 से 11 तक, उसको पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भाग 3 जो है मौलिक अधिकार 12 से 35, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPS वाला भी टॉपिक है हम लोग आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो है आपका केवल संविधान का स्रोत बचा हुआ है, और ये जो है आपका भाग 4 यानी कि मौलिक कर्तव्य भी वाला टॉपिक बचा हुआ है। तो हो सके तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग चल जाएंगे भाग 5 की ओर। तो भाग 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है, भाग 4A भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग भाग 5 यानी कि संघ के बारे में चलेंगे, और संघ में हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, कैग, इन सभी के बारे में। फिर लोकसभा, राज्यसभा, उसका कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।